वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए इस वर्ष यानी 2019 के जो टॉपर हैं उनकी कॉपियों को साझा करूंगा और उसी की कड़ी में हम आज रैंक 2 जतिन किशोर, रैंक 3 प्रतिभा वर्मा और रैंक 10 संजीता महापात्रा की कॉपी लेकर उपस्थित हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहले हम प्रश्न को समझेंगे, इसके बाद टॉपर्स ने कंटेंट क्या दिए हैं इसको देखेंगे और कंटेंट के प्रस्तुतिकरण क्या है यानी प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, इन सब का प्रयोग किस तरह किया गया है, इस चीज़ पर हम नज़र डालेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट सीरीज में इस बार के हिंदी माध्यम के जो टॉपर्स हैं जैसे रवि कुमार सिहाग, सुनीता मीना, सुनील कुमार धर्मंता, सुनील कुमार आलम, ये जो 7-8 टॉपर्स हैं इनकी कॉपियों को साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कॉपी है वो प्रतिभा वर्मा की कॉपी है और हम इनकी कॉपी को आज देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, जहां एक ओर शहरीकरण सामाजिक एकीकरण और आर्थिक अवसर की संभावनाएं सृजित कर सक रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक आर्थिक अवस्थिति पर आधारित अलगाव और अपवर्जन को भी बढ़ावा दे रहा है। भारतीय शहरों के संदर्भ में इस विरोधाभास का परीक्षण कीजिए। शहरी क्षेत्रों को वास्तविक रूप से समावेशी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इंग्लिश में प्रश्न है, while on one hand urbanization is creating potential for social integration and economic opportunity, on the other hand it is also leading to segregation and exclusion based on socio-economic status. Examine the paradox in context of Indian cities. What step can be taken to make urban space truly inclusive? अब देखिए इन्होंने क्या किया है। एक लाइन में दिखाया अर्बनाइजेशन के बारे में, किड इज द टाइम डेट अर्बनाइजेशन हैज प्रोड्यूस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडियन सोसाइटीज। शहरीकरण ने भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव छोड़े हैं। इसके बाद इन्होंने सकारात्मक प्रभाव को एक जगह दिखलाया यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट को, क्या अब उसमें क्या किया इन्होंने अलग अलग कर दिए। सोशल में क्या है कि सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है। इकोनॉमी में क्या हुआ तो बेटर जॉब का क्रिएशन हुआ, फॉर्मल जॉब्स की संख्या बढ़ी, एग्रीकल्चर पर जो दबाव है वो कम होता है शहरीकरण से। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, हेल्थ सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में इसके बेनिफिट्स को देखें, सकारात्मक बेनिफिट्स को, तो शहरों में लोग राजनीतिक मुद्दों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो ये सब क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट को आप हिंदी में कॉपी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सकारात्मक प्रभाव लिखने हैं और उससे एरो निकाल के सशक्तिकरण, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक फायदे, और इसको जिस तरीके से पॉइंट में लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। इसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट्स। अब सोशल निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, 4 से 5 पॉइंट में एकदम कंक्रीट। एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है तब सब आप लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि एक ही बड़े से पैराग्राफ में सारे चीज़ को कंसाइज करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण आपका आंसर काफ़ी लेंदी हो जाता है और आई कैची नहीं होता। मतलब एग्जामिनर जो होता है एक बार देखे उसको सारा कंटेंट नज़र आ जाए, उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो आप इस कॉपी में देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एरो के माध्यम से टू द पॉइंट बताई गई है। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो लास्ट में इन्होंने 4 पॉइंट में सुधार बता दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है
सतत विकास को लेकर कि सतत विकास की प्राप्ति अन्य कारकों के साथ साथ विकास रणनीति के निर्माण पर जो वर्तमान और भविष्य की जनसंख्या गतिविधि को दर्शाती है पर अत्यधिक निर्भर करती है। चर्चा कीजिए। अब इन्होंने क्या किया है, अब आपको लगता है कि एग्जाम की मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सीमा तक आपको तथ्य याद भी होने चाहिए। प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा होगा, अगर तथ्य ही नहीं रहेंगे आपके पास तो आप प्रेजेंट क्या करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट पेज पे क्या किया है कि जितने भी हमारे 17 टारगेट्स हैं उन सारे टारगेट्स को, गोल्स को लिख दिया है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, गुड हेल्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास कंटेंट उपलब्ध होगा। आपको याद होगा कि बीपीएससी में भी एक 64th बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो एक प्रश्न इस तरीके का पूछा गया था इंडेक्स से संबंधित। तब बीपीएससी ने भी अब अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए, साथ ही चुनौतियों की पहचान करते हुए उन्हें संबोधित करने और उनके प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतिगत अनुशंसाओं की चर्चा कीजिए। Highlights the importance of MSME sectors in Indian economy, also identifying the challenges, suggests some policy recommendation to ensure their sustenance and competitive growth। अब इस बार 65th के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किए हैं। इस बार कोरोना के काल के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेवी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर में। अब देखिए इनका उत्तर लिखने का तरीका क्या है। इन्होंने सबसे पहले 3 से 4 पॉइंट में एमएसएमई सेक्टर के इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस को बताया है। क्या बताया कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है एमएसएमई सेक्टर में। आईटी सेक्टर के बाद जीडीपी में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ है तो एमएसएमई सेक्टर में है। और अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ज़रूरी है कि एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है वो मजबूत हो। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं एमएसएमई सेक्टर के सामने। छोटा सेक्टर होने के, साइज छोटा होने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियों से चैलेंज मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना नहीं है, फाइनेंस की कमी होती है इनके पास, इनको एक्सपोर्ट का बेहतर अवसर नहीं उपलब्ध हो पाता। अब इनके लिए पॉलिसी रिफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने अभी जो तत्काल पॉलिसी रिफॉर्म लिए हैं उनका आप जिक्र करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे इन्होंने किया है कि लोन को सिंप्लीफाई करना की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस बहुत आसानी से मिलना चाहिए छोटे छोटे उद्योगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें इसलिए उनको बहुत सारे छूट मिलने चाहिए। ये तो पॉलिसी में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या सुधार किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आप चर्चा करेंगे। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, संपदा योजना। इसके बाद आपको पता है कि किशोर तरुण जो योजनाएं हैं उसके अनुसार लोन दी जाती है एमएसएमई सेक्टर्स को। सीड भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप पॉइंट वाइज सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, अगर आप सारे चीज़ों को एक बड़े से लेंदी पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसको पढ़ना एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF है के समावेशी विकास सूचकांक में भारत अत्यंत निचले पायदान पर है। भारत में जीवन स्तर, पर्यावरणीय संधारणीयता एवं भावी पीढ़ियों को अधिक ऋणग्रस्त तरह से संरक्षित करने से संबंधित मुद्दों जिनके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया,
एक डायग्राम बनाया, सर्कुलर डायग्राम, जिसमें बीच में लिखा डायमेंशन ऑफ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, जो समावेशी विकास होता है उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए सोसाइटी में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उसका तर्कपूर्ण न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, विकास जो होना चाहिए वो सतत होना चाहिए। ये सब क्या हैं, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स के पैरामीटर्स हैं, डायमेंशंस हैं, जिनको इन्होंने एक बार। आप क्या करते हो, अब लंबा सा परिभाषा लिखोगे पृष्ठभूमि लिखने में, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी लंबी सी जो पृष्ठभूमि है उसको वो पढ़े। इसके बाद अब इन्होंने रीजन्स बताए, किससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या क्या है समावेशी विकास में। अब व्हाट शुड बी डन, और क्या क्या होना चाहिए। तो जो आप निष्कर्ष करते हो उसको वे फॉरवर्ड के रूप में व्हाट शुड बी डन किसी भी फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि जितने भी उत्तर आप लिख रहे हैं वो सारे उत्तर टू दी पॉइंट हो, पॉइंट वाइज हो, जितने ब्रेन मैप के थ्रू प्रेजेंट किया गया हो उसमें मैप का प्रयोग किया गया हो। बाकी भी जो मैं आपके साथ 2 कॉपियाँ साझा करूँगा, जतिन किशोर की और संचिता महापात्रा की। संचिता महापात्रा की प्रेजेंटेशन इन तीनों में सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर आज ही मैं जतिन किशोर और महापात्रा के भी कॉपीज को आपके साथ शेयर करूं, तो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को शेयर करेंगे। और इससे पहले अगर आप हिंदी में माध्यम का अगर कॉपी देखना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें ही सबसे पहले साझा करूँ आपसे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।